ओके चलो ध्यान दो अभी आप एवरीवन पे अटेंशन। रिवीजन कर लेते जो कल हमने देखा था, और ये रिवीजन इसलिए जरूरी है ताकि आपको जो कॉम्प्लिकेटेड सम आएंगे वहां पे इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट का नेचर क्या है सर? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? इट इज रियल अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट रियल अकाउंट है सर करके, ठीक है। उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट किसकी तरह है? सिमिलर टू विच अकाउंट मालिक? इट इज सिमिलर टू कैश बुक। तीसरा, क्या रिसीट एंड पेमेंट में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या इनकम रिकॉर्ड होते हैं, या सिर्फ कैपिटल होते हैं, या ऑल? तो ऑल रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल, सारे तरीके एक्सपेंडिचर या इनकम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। तो ये 3 पॉइंट ये थे। चौथा पॉइंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का डेटा रिकॉर्ड होता है या सारे साल? करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, क्या सीन है? एवरी ईयर ना, वेदर इट इज करंट ईयर, वेदर इट इज प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। जबकि हमने देखा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ कौन सा डेटा रिकॉर्ड होता है? ओनली फॉर करंट ईयर। ओके, फिर क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीवेबल और पेएबल्स रिकॉर्ड होता है क्या? आंसर इज नो। तो इसीलिए जब आपको FY बीकॉम में या फिर CA फाउंडेशन में ऐसे सवाल होते हैं जहां पे आपको रिसीट एंड पेमेंट बनाना पड़ता है, तो तब आप कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट में वही चीज रिकॉर्ड होती है जो एक्चुअली पेड है, नहीं तो एक्चुअली रिसीव्ड है, क्योंकि कैश बुक है। तो रिसीवेबल पेएबल आता नहीं है करके। ओके, ये फाइनल अकाउंट मतलब जो इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट है वो बनाने के लिए रिसीट एंड पेमेंट आपका मेन क्वेश्चन होता है करके। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया ही होता है, कैश एंड हैंड, कैश एट बैंक। तो ये सिंपल सी बात थी, आपके 7 पॉइंट है, थियरी के तौर पे आपको याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने ये डिफरेंस भी देखा था, आई होप आपको ये याद आ रहा है कि हम लोग किसका अकाउंटिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो क्या फर्क है सर? सबसे पहला फर्क है ऑब्जेक्टिव में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है एनपीओ का? प्रॉफिट कमाना कि सर्विस देना? सर्विस देना। एनपीओ का सर्विस प्रोवाइड करना। दूसरा, ट्रायल बैलेंस कहां पे बनता है और कहां पे नहीं प्रिपेयर होता है? तो ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करती है, जबकि एनपीओ में आपको कहीं भी ट्रायल बैलेंस नहीं दिखेगा। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या बनाते हो एनपीओ में? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था, जो नहीं थे वो कल का लेक्चर देखिए ताकि आपका ये बेसिक कवर हो जाएगा, और बहुत जरूरी है सर ये होना। अकाउंटिंग स्टेटमेंट, अगर ओरल में सवाल पूछा गया कि बताओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं, तो आपने ज्यादा सोचना नहीं है सर। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ के अकाउंटिंग स्टेटमेंट 3 होते हैं, जैसे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्या? बैलेंस शीट। तो ये सवाल आपको आंसर आ रहा होता है बट क्वेश्चन नहीं समझता, बट क्वेश्चन का ये आंसर था। और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस मत बोलना करके, समझ में आया? ओके। नेट रिजल्ट हमको रिसीट एंड पेमेंट तो बनाएंगे, मतलब इससे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बनाएंगे, लेकिन नेट रिजल्ट क्या मिलता है हमें बेटा? सरप्लस नहीं तो डेफिसिट। क्योंकि ये ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करते, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसीलिए हम जो ज्यादा पैसे बच गए तो हम क्या कह देंगे? सरप्लस। और कम पैसे आ गए तो इसे क्या कह देंगे? डेफिसिट। और ये रिजल्ट कहां से मिलता है, कौन से अकाउंट से मिलता है हमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। राइट सर। तो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर से तो मिलता है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट का जो फॉर्मेट है मालिक, उसमें सर ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे हो रही है? अगर आपका बिजनेस 1 साल से ज्यादा चल गया तो आपका ऑलवेज रिसीट एंड पेमेंट में स्टार्टिंग कैसे होगा बेटा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और एंडिंग कैसे होगा आपका? बाय बैलेंस बोलो तो क्या? कैरिड डाउन। तो रिसीट एंड पेमेंट से कभी भी आपको सरप्लस या डेफिसिट नहीं मिलता, इस चीज के ध्यान में रखना। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो बच्चों का ऐसे सवाल हो सकता है, या इस पॉइंट पे कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ते सरप्लस डेफिसिट आम्ही रिसीट पेमेंटला घेतो का? आंसर इज नो। सरप्लस एंड डेफिसिट कभी भी रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आता। वो कौन से अकाउंट में आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो सिंपल सा क्राइटेरिया रहेगा हमेशा। स्टार्टिंग क्या होगी? ओपनिंग बैलेंसेस से, अगर आपका ऑलरेडी पहले साल अकाउंटिंग हो चुका है, नहीं तो वो भी नहीं रहेगा। और एंड कैसे होगा बेटा? क्लोजिंग कैश से। क्लोजिंग कैश मतलब यहाँ पे आप ऑलवेज क्या लिखोगे? बाय बैलेंस
कैरिड डाउन, उतना कैश इन हैंड आपके मेरे पास रहेगा, नहीं तो कैश एट बैंक रहेगा। भाई सर अब ऐसे सवाल में पूछता हूं सर इसको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट का नेचर कौन से अकाउंट जैसा है बेटा? ये कैश बुक जैसा। कौन सा अकाउंट जैसा है? कैश बुक जैसा। इसलिए जो भी पैसा बचेगा उसे हम क्या कहेंगे? कैश इन हैंड, नहीं तो कैश एट बैंक। सिंपल सा फंडा है। बोलो यस और नो? यस। तो ये रिवीजन हमारी हो गई, ये सारी बातें हमने सीख लिया। सर आज हम डिस्कस करेंगे एकदम सिंपल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज व्हाट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और मैं क्यों थियरी डिस्कस कर रहा हूं? मैंने कहा ना मुझे सिर्फ 3 दिन देना, आपको इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि कल आपने एक सम सॉल्व किया था और वो टैली भी हुआ था बहुत हद तक, बहुत सारे बच्चों का। तो इतना तो कॉन्फिडेंस है सर कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगा तुमको कि मैं कहूंगा ना बेटा रिसीट आणि पेमेंट अकाउंट दिले, इनकम एक्सपेंडिचरला पोस्ट कर, सॅलरी कुठे जाणार? तुम बोलोगे सर पेमेंट साइड को, तो एक्सपेंडिचर को चला जाएगा। मैं बोलूंगा बेटा रिसीट साइड को सब्सक्रिप्शन दिया, कहां पोस्ट होगा? तुम बोल दोगे इनकम साइड को पोस्ट होगा। मुद्दा ये नहीं है। हम लोग क्यों डिटेल में पढ़ रहे हैं? ताकि ये जो छोटे छोटे सवाल जो आप घर पे थियरी नहीं पढ़ते, जो कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस चैप्टर को इतना अच्छे से करो। आप सीएमए का कर लो पढ़ाई, आप सीए फाउंडेशन का कर लो, आप आगे जाके एमबीए पढ़ लो, या कोई भी ना गवर्नमेंट का बेसिक कॉमर्स से रिलेटेड एजुकेशन मतलब एग्जाम देना, आपको ये बेसिक थियरी का ज्ञान आएगा ही आएगा काम में। जैसे कि एक सवाल आ जाता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज डैश डैश अकाउंट, रियल पर्सनल नॉमिनल, 4 ऑप्शन होता है। अब आप कॉन्फिडेंस से बता पाओगे विच अकाउंट? रियल अकाउंट। खत्म। अब हम बात करेंगे वैसे इनकम एक्सपेंडिचर की। इसीलिए मैं क्यों बता रहा हूं, मैं जस्टिफिकेशन क्यों दे रहा हूं कि बेटा थियरी पे ध्यान दो। मेरा एक दिन बढ़ जाता है पढ़ाना, बट वो चलेगा अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब समझ गया, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका मेन आंसर है। जो मेन बात है वही मैं बताऊंगा। ओके, और मैं आपको सवाल पूछूंगा। रिसीट एंड पेमेंट सबका क्लियर है ना? बोलो यस और नो? ओके। अच्छा, मैं आपको पहले तो ये सवाल पूछता हूं। मैंने ना एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया मैंने, एकेसीए का अकाउंटिंग में बता रहा हूं आपको, और मुझे बताना वो कौन से नेचर का रहेगा। मैंने मेरे स्टाफ को सैलरी दिया 5,000 रुपया। ये सैलरी कौन सा है? रेवेन्यू है या कैपिटल एक्सपेंस है? इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर। डेली बेसिस पे सैलरी हर मंथ पे तो जाता ही जाता है, दैट्स व्हाई इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर मैंने एकेसीए में व्हाइट बोर्ड खरीदा 15,000 रुपए का व्हाइट बोर्ड, कौन सा एक्सपेंडिचर? इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर सर। तो आपको दोनों ही खर्चा है, सैलरी भी देना और व्हाइट बोर्ड भी खरीदना। ओके, मैंने ना बिल्डिंग खरीदा 2 लाख रुपए का, कौन सा एक्सपेंडिचर है? इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो यस सर नो? मैंने सर रेंट पेड किया 10,000 रुपए का, कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। मतलब सब ये सारे खर्चे हैं, लेकिन आप इतना तो काबिल हो गए कि आपको समझ रहा है कौन सा रेवेन्यू खर्चा है और कौन सा खर्चा है बेटा? कैपिटल। मुझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। क्या पेमेंट साइड को, ध्यान से सुनना सवाल, मुझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, क्या पेमेंट साइड को सब रिकॉर्ड हो जाएगा या सिर्फ रेवेन्यू या सिर्फ कैपिटल होगा? क्या होगा? सब रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला? रिसीट एंड पेमेंट है, और रिसीट एंड पेमेंट में कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू सब रिकॉर्ड होता है। लेकिन अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स ही पोस्ट होते, कैपिटल आइटम पोस्ट होते नहीं है। इसीलिए आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ सैलरी और क्या जाता है बेटा? रेंट। तो ये बाकी कहां पे जाता है? बैलेंस शीट। बोलो यस और नो? बैलेंस शीट असेट, बैलेंस शीट असेट। बट वही चीज थी, मतलब आपको आ रहा था, ये तो मैंने सिखाया तो आपको नई चीज कंसेप्ट पता चली, लेकिन बिना सिखाए आपको इतना पता था कि सैलरी एक्सपेंडिचर साइड को जाएगा, ये एक्सपेंडिचर साइड को जाएगा और बैलेंस शीट को चला जाएगा। ये पता था, बट आपको इस तरीके से नहीं पता था कि इसको रेवेन्यू और कैपिटल बोलते हैं। बोलो यस और नो? समझा भी बेटा? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन से नेचर के एक्सपेंस या कि इनकम जाएगा, कैपिटल और रेवेन्यू? रेवेन्यू। याद रखना, कॉलेज में टीचर ने अगर पूछा बताओ बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो एक्सपेंडिचर या इनकम जाता है उसका नेचर क्या होता है, तो नेचर क्या होगा? रेवेन्यू। देखो अपन थियरी पढ़ लेते हैं एक बार, किधर लिखने को जाना है यार, लर्न करना है नहीं, सिर्फ समझना है, पढ़ा तो ठीक। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज समरी ऑफ रेवेन्यू, इनकम एंड क्या बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। ये क्लियर हो गया? नॉट कैपिटल है, कौन सा बेटा? रेवेन्यू। इट इज सिमिलर टू विच अकाउंट मालिक? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इट इज डैश डैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा? नॉमिनल अकाउंट। तो हमारा दिमाग क्लियर कर लो यहाँ पे, रिसीट एंड पेमेंट इज डैश डैश अकाउंट, रियल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट।
और सीएमए लेवल पे तो ऐसे ही सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स। तो अभी तक जान लो, मतलब ये मार्क्स और ये चैप्टर भी मतलब आपको कहीं ना कहीं बेसिक में आएगा, तो ये सवाल आपको ये समझ जाएगा करके। नाउ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पता है ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस लॉसेस ऑफ करंट ईयर आर डेबिटेड एंड ऑल रेवेन्यू इनकम एंड गेन्स फॉर करंट ईयर आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। एनीवेज ये दिक्कत नहीं था, लेकिन और एक चीज मैं आपको बताऊं, ठीक है, ध्यान से सुनना और मेरे सवाल के आंसर दे जाना, बहुत अच्छा आपका नॉलेज या रिवीजन हो जाएगा, ब्रशअप हो जाएगा चीजें। मैं 2022 में अभी हूं या 2023 में अभी हूं, ठीक है। 2023 का खर्चा मैंने 30,000 रुपया किया, इसी साल पेड किया है। पिछले साल का 2022 का 15,000 पेमेंट बाकी था, वो भी मैंने इसी साल कर दिया। और 2024 इतना लॉटरी लग गया कि मैंने एडवांस में 30,000 2024 का भी दे दिया। तो मैंने टोटल पेमेंट कितना किया, 30 और 30 60 और 15 कितना 75,000 बराबर में था। मैंने टोटल पेमेंट कितना किया 75,000 और मैंने एडजस्टमेंट में बोला कि 75,000 में 30,000 कौन से साल का है 2024, 30,000 कौन से साल का है 2023 और 15,000 कौन से साल का है 2022। मैं अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा हूं तो पेमेंट साइड को 75,000 लो या 30,000 लो, मैं अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा हूं, मैं अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा हूं, मैंने 75,000 पेड किए, 30,000 करंट ईयर के, 30,000 नेक्स्ट ईयर के और 15,000 प्रीवियस ईयर के, कितना रिकॉर्ड करो? आंसर इज 75,000 रुपीज। वाई? बिकॉज हमने कल ही बेसिक किया, ढोकलो थियरी का ऐसे ही नहीं पढ़ा, उधर लिखा था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे साल के खर्चे रिकॉर्ड होते हैं, वेदर इट इज करंट ईयर, वेदर इट इज नेक्स्ट ईयर और क्या प्रीवियस ईयर। तो 75,000 तो आपको रिसीट एंड पेमेंट में दिखेंगे, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कौन से ईयर से रिलेटेड खर्चा रिकॉर्ड होता है मालिक? ओनली फॉर करंट ईयर। ये कंसेप्ट है, तब जाके दिमाग चलता है। आप रटो मत या ऐसे मत बोलो कि मेरे को क्यों नहीं आता, आप पहले कंसेप्ट को ध्यान दो। जिन बच्चों को आ रहा है वो बहुत ज्यादा आसमान से नहीं टपके, उन्होंने कंसेप्ट पे फोकस किया मालिक। आप ये समझो, अच्छा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन से साल का अमाउंट जाता है सर? करंट ईयर माना सबने। अब तुमको तो अमाउंट दिया था 75,000, क्या ये पूरी की पूरी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा क्या एक्सपेंडिचर साइड? नहीं। अब आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। कौन सा अमाउंट माइनस कर दोगे? जो करंट ईयर का नहीं है। तो 2024 का अमाउंट 30,000 माइनस हो जाएगा, बोलो यस और नो? यस। 2022 का अमाउंट 15,000 माइनस हो जाएगा, बोलो यस और नो? यस। तो बट ऑब्वियस 30,000 किधर जाएगा करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ऐसा एडजस्टमेंट होता है, रीजन होते हैं सर। तुम जो ऐसे क्या रट्टा नहीं मारते कि फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक दिमाग है कि रिसीट एंड पेमेंट में तो तीनों साल का दिया था, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन से साल का रिकॉर्ड होता है? ओनली करंट ईयर। इसीलिए सर जब आपको रिसीट एंड पेमेंट में 75,000 दिया था, वो आपको इनकम एक्सपेंडिचर में पोस्ट करना था, तो आपने क्या किया? 75,000 तो किया, लेकिन उसमें से नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर का अमाउंट क्या कर दिया? माइनस। तो बाय डिफॉल्ट कौन सी ईयर का अमाउंट आ गया बेटा? करंट ईयर, क्योंकि लॉजिकली हम लोग करंट ईयर का ही अमाउंट डालते। बोलो यस और नो? अगर एक अमाउंट दिया तो ऐसे तीन अलग अलग दिए होते हैं, मैं बोलता इनकम एक्सपेंडिचर को कौन से साल का डालोगे? बोलो तो करंट ईयर 2023 है, एक अमाउंट पोस्ट करना है, कौन सा अमाउंट पोस्ट करते हैं? 30,000। और ऐसे भी आंसर माइनस करने के बाद कितना आया? 30,000। कैसे भी जाओ, ऐसे खाओ नहीं तो ऐसे खाओ, आंसर तो करंट ईयर का ही आएगा। ओके, इसीलिए आप ऑब्जर्व करो, ये जो थियरी पढ़वा रहा हूं इसलिए सर क्योंकि आप देखो यहाँ पे वर्ड अभी आप शायद नोटिस करोगे तो तुमको दिखेंगे ये वाले शब्द, दिखे क्या? करंट ईयर, करंट ईयर, करंट ईयर, करंट ईयर, दैट्स इट। इनकम तो ठीक है सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रेवेन्यू इनकम, ठीक है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंडिचर भी कोई दिक्कत नहीं है। फीचर्स देख लेते हैं एक बार, ये तो तुमको पता चल गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट है बेटा? रियल पर्सनल नॉमिनल, इट इज नॉमिनल अकाउंट। दूसरा, दिस अकाउंट रिकॉर्ड ओनली विच एक्सपेंसेस बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड क्या? रेवेन्यू इनकम। कौन से साल के? ओनली करंट ईयर। ये समझा क्या मालिक? थियरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ करंट ईयर का ही रिकॉर्ड करता है। कौन से इनकम और एक्सपेंसेस? कैपिटल और रेवेन्यू? रेवेन्यू। इसलिए यहाँ पे बिल्डिंग जाएगा नहीं, लेकिन बिल्डिंग आपको रिसीट एंड पेमेंट में दिखेगा, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में कभी भी दिखेगा नहीं। व्हाई? बिकॉज इसका रीजन सुनो, ये कौन से रिकॉर्ड करता है? ओनली करंट ईयर और ओनली रेवेन्यू नेचर। ये किसकी तरह है? सिमिलर टू विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ये क्यों प्रिपेयर करते हैं? टू फाइंड आउट सरप्लस। सरप्लस कब होता है बेटा? जब आपका इनकम किससे ज्यादा है? एक्सपेंडिचर से। और डेफिसिट कब होगा? जब आपका एक्सपेंडिचर किससे ज्यादा है? इनकम से। 4 पॉइंट हो गए। चौथा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑलवेज अकम्पेन विथ व्हाट बेटा? बैलेंस शीट। तो आप जब जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाओगे तब तक उसके साथ क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। क्योंकि आप ना रिसीट एंड पेमेंट से चीजें उठाते हो और सारी चीजें उठा के कुछ अमाउंट जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर, कुछ जाएगा बैलेंस शीट में। तो ऑलवेज अकम्पेन, उसके साथ हमेशा कौन रहेगा? टॉम के साथ कौन रहता है? जेरी, है ना? टॉम एंड जेरी। मोटू के साथ कौन रहता है? पतलू, है ना? तो जैसे मोटू पतलू टॉम एंड जेरी, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ कौन रहेगा? बैलेंस शीट। ऑलवेज अकम्पेन, इतना ध्यान रखो। दूसरा, इट हैज नो ओपनिंग क्या बेटा? बैलेंस। अब ये क्या है सर? थियरी क्या? वैसे नहीं। देखो आपको रिसीट एंड पेमेंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिख रहा था, बाय बैलेंस कैरिड डाउन दिख रहा था। इधर ऐसे कुछ होता नहीं है, ओपनिंग बैलेंस का कोई संबंध नहीं है। सरप्लस और डेफिसिट, इससे जो आंसर आता है वो हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं बेटा? कैपिटल फंड में। बहुत बार बच्चे बेसिक भूल जाते हैं 12वीं का। वो बोलते सर इनकम एक्सपेंडिचर केलं, बैलेंस शीट मध्ये टाकलं, आता आम्ही आंसर केलं, सरप्लस भी आया लेकिन उधर ही रखा। जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट के याद है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट कहां बेचते थे? प्रॉफिट एंड लॉस में। नेट प्रॉफिट किस में ऐड करते थे? कैपिटल में। वैसे ही यहां से भी अगर आपके इनकम एक्सपेंडिचर से जो भी प्रॉफिट आएगा, मतलब प्रॉफिट सॉरी सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा, वो सरप्लस आया तो कैपिटल फंड में क्या करोगे? ऐड। और डेफिसिट आया तो कैपिटल फंड में से क्या कर दोगे? लेस। तो ट्रांसफर करना मतलब ये वाली बात करना करके, समझा राजा? ओके। इट रिकॉर्ड ऑल द कैश आइटम एज वेल एज क्या मालिक? नॉन कैश आइटम। क्या मुझे बताओ, रिसीट एंड पेमेंट नॉन कैश आइटम रिकॉर्ड करता था क्या? तो समझ के बोलना। रिसीट, और मेरे हर एक सवाल को ध्यान से सुनो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नॉन कैश आइटम रिकॉर्ड करता था क्या? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज वो कैश बुक है तो सिर्फ कौन सा आइटम रिकॉर्ड करेगा? कैश आइटम्स ओनली। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैश भी करता है एज वेल एज क्या? नॉन कैश भी करता है। इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन आता है। डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंडिचर है? नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। ओके, आगे। Which are related to current year period but obvious. For example, salary paid, outstanding salary, bad debts, depreciation on fixed asset, ये सारे इसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी इनकम एक्सपेंडिचर में तो आएगा, लेकिन रिसीट पेमेंट में आ सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रिसीवेबल और पेएबल है, वो कभी भी आता नहीं। तो 8 पॉइंट हमने पढ़े सर, ठीक है? ये तो क्या हम देखेंगे, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे बताओ बेटा, जो सम हम करने वाले हैं उसका नेचर मुझे बताओ। हम लोगों का मेन आंसर का पार्ट कौन सा अकाउंट है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वो कौन से अकाउंट से हम बनाने वाले हैं? रिसीट एंड पेमेंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कौन सा अकाउंट है? इट इज नॉमिनल अकाउंट। श्योर हो सब? पक्का? लॉक कर दिया जाए? यस सर, डन हो गया। आगे जाओ। क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैं रेवेन्यू नेचर के ही एक्सपेंस इनकम लेता हूं, कैपिटल नेचर के लेता हूं, या दोनों ले सकता हूं? ओनली एंड ओनली रेवेन्यू नेचर। मतलब आपकी सैलरी आ जाएगी, रेंट आ जाएगा, लेकिन बिल्डिंग फर्नीचर कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा नहीं। दूसरा आंसर दे दिया। तीसरा, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर से रिलेटेड ही चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, या कोई भी रिकॉर्ड हो जाएगा अगले साल, पिछले साल? नहीं सर, ओनली करंट ईयर। अगर रिसीट एंड पेमेंट में तो आएगा तीनों साल का, अगर मिक्स करके दिया है तो हमको बाइफरकेट करना है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में कौन से साल का डालेंगे? ओनली फॉर करंट ईयर। बाकी कुछ टेंशन लेने का नहीं। ठीक है सर, ये तीसरा। चौथा, क्या इनकम एक्सपेंडिचर में कैश एज वेल एज नॉन कैश दोनों रिकॉर्ड होते हैं, या सिर्फ कैश रिकॉर्ड होता है? दोनों। किसकी बात कर रहा हूं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। रिसीट एंड पेमेंट तो सिर्फ कैश होता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दोनों चीजें रिकॉर्ड होती है बेटा। यहां तक समझा मालिक? एवरीबॉडी यस और नो? अच्छा, इससे जो सरप्लस और डेफिसिट निकलेगा वो उधर ही रखना है या ट्रांसफर करना है? ट्रांसफर करना है। कहां पे ट्रांसफर करना है? कैपिटल फंड में। अगर सरप्लस है तो ऐड, डेफिसिट है तो लेस। इतना समझा मालिक? एवरीबॉडी यस और नो? यस सर, करके चलो स्पेसिमेन देख लेते हैं सर। स्पेसिमेन क्या? इन द बुक्स ऑफ, जो भी आप नाम है ये लिखने का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे सबसे सिली मिस्टेक बच्चे जो करते हैं, रिसीट एंड पेमेंट, ये बार बार मैं बताता हूँ, रिसीट एंड पेमेंट का कैसे फॉर्मेट है बता? इस साइड रिसीट है और इस साइड क्या है? पेमेंट। नाम के साथ ही हो जाता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बच्चा नाम क्या लिखता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वो लिखता है दिस साइड इनकम एंड दिस साइड व्हाट? एक्सपेंडिचर। ये सिली मिस्टेक फॉर्मेट में कर देता है।
ऐसे मत करो, जो डेबिट साइड है वो क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड है वो क्या रहेगा, इनकम। आप बोलते वक्त ऐसा बोलते हो क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन लिखते वक्त क्या लिखते हैं, दिस इज डेबिट साइड इज एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट साइड इज व्हाट, इनकम। ये फॉर्मेट है, बहुत बेसिक सी बात है। ओके, अब देखो मालिक, एक्सपेंडिचर साइड को सैलरी, रिसीट एंड पेमेंट दिया रहेगा, तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये 12 वाली एडजस्टमेंट, अगर आपने लास्ट ईयर या प्रीपेड सैलरी अगर रहेगा, मतलब पिछले साल का, तो इसमें देखो, ये इसमें डरो मत, बच्चों को ना इधर ही प्रॉब्लम होता है, देखो ये सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और ऐसे प्रॉब्लम होता है कि सर समझता ही नहीं क्या है। अब मैं आपको ना जो मैंने लॉजिक बताया उसके हिसाब से चलो मैं आपको बताता, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन है बेटा, मैं 2023 में हूं, 2023 का सब्सक्रिप्शन मुझे मिलना चाहिए था 10,000 रुपए, 2024 का सब्सक्रिप्शन मुझे मिलना चाहिए था सपोज टू से 15,000 रुपए, और 2022 का सब्सक्रिप्शन अमाउंट था 5,000 रुपए, ठीक है। ये तीनों का तीनों ऐड करो, कितना अमाउंट होता है। आपको कहा गया है रिसीट एंड पेमेंट में कि रिसीट साइड को 30,000 मिला एज अ सब्सक्रिप्शन, और एडजस्टमेंट में ये बातें बताई थी, बराबर, एडजस्टमेंट में ये बातें बताई थी। मुझे बताना आपको ये कहां पे ट्रांसफर करना है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम साइड को आप सब्सक्रिप्शन लिखोगे, बोलो यस और नो। फिलहाल आप ये उठा लोगे पूरा का पूरा अमाउंट जो दिया था 30,000 का 30,000 इनर कॉलम में लिखोगे, लेकिन आपको पता है कि मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है, ओनली करंट ईयर का रिकॉर्ड करता है, मतलब अगर पिछले साल का अगले साल का रहा वो मैं क्या कर दूंगा, माइनस। तो इस 30,000 में बताओ अगले साल का कितना आया है, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग ये नॉर्मल है, मिल गया है सर, अगले साल का कितना मिला 15,000, तो मैं क्या बोलूंगा पता है, लेस, इसको लिखता हूं मैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसे नाम है सर, बस नाम में डरते अपन, लॉजिकली तुमको पता है क्यों माइनस कर रहे हैं, नाम से मत डरो, ये इस साल का है क्या, नहीं, किससे कौन से साल का है, अगले साल का। अच्छा क्यों माइनस कर रहे हो, कंसेप्ट क्या है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से साल का एक्सपेंडिचर दिखाता, ओनली करंट ईयर, अगले पिछले साल का आएगा तो क्या कर देगा, माइनस। तो आपने 15,000 क्या कर दिए सर, माइनस, कितना बच जाता अभी 15,000, और भी कुछ डिडक्ट करना रह गया, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर रिलेटेड टू विच ईयर, प्रीवियस ईयर, ये लैंग्वेज आता था इसलिए अपन कंफ्यूज होते थे, वो लैंग्वेज छोड़ दो, सिर्फ मैंने बोला बेटा इस 30,000 में पिछले साल का 5,000 ऐड है, क्या करना है, रखना है कि माइनस कर देना है, अरे रखना है कि माइनस करना है, क्यों माइनस करना है, क्योंकि सर कौन सा साल का नहीं है, करंट ईयर का नहीं है, और इनकम एक्सपेंडिचर का लॉजिक क्या बोलता है, ओनली विच ईयर वाला इनकम एक्सपेंडिचर, करंट ईयर, तो बात ही खत्म हो जाती है सर। तो यहाँ पे ज्यादा लोड नहीं लेने का, आपने माइनस कर दो, लेकिन लैंग्वेज क्या बनेगा पता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर रिलेटेड टू विच ईयर बेटा, प्रीवियस ईयर, ये लैंग्वेज तुमको डराते थे सिर्फ। तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा अभी, सिर्फ 10,000, और ऐसे भी लॉजिकली तो 10,000 जाना चाहिए था ना, समझ रहा है क्या, वैसे भी कितना जाना चाहिए था 10,000, लेकिन तुम डरो मत, ये कंसेप्ट समझा क्या, इस कंसेप्ट के सहारे चलो कि तुमको सिर्फ करंट ईयर का रिकॉर्ड करना है, तो अगर इस 30,000 अमाउंट दिया और बाद में बोला कि इस 30,000 में 15,000 तो आगे के साल का है, 5,000 तो पीछे के साल का है, तो आगे का पीछे का निकाल दो, हमको सिर्फ क्या मिल जाएगा, करंट ईयर। डन मालिक, एवरीबॉडी यस और नो, यस। तो ये वाला पॉइंट हो गया, तो सब्सक्रिप्शन में सब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, वो सब में सीखा होगा, वो धीरे धीरे जाएगा, अपन ज्यादा भागना नहीं है, लेकिन आप चीजों को समझो और टेंशन मत लो। आपको जो डर लगता था ना बेटा, ये देखो, लेस रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर, मतलब ये 2022 का था, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर 2024 का था, ये क्या हो जाता, माइनस। आप सिर्फ फॉर्मेट वाइज जाते थे, समझ में आया एवरीबॉडी, यस और नो, पूरे फॉर्मेट के देखो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, कल जैसे किया था, आपको ये लिख लेना है पहले तो, और लिखना पड़ेगा इनकम एक्सपेंडिचर, फटाफट लिखो, चलो क्विक। ओके, वो लिख लिया है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो सर, क्विक एक छोटा सा रिकैप रिवीजन कर लेते हैं सर, रिसीट एंड पेमेंट और किसके बीच में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस क्या है, पहला तो तुमको पता रहेगा, और ये सवाल अगर थियरी बेस आएगा तो आपको एफआईबीकॉम और हर जगह पे काम में आएगा, और आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट एंड व्हाट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पहला तो सबको आ जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट इज विच अकाउंट, रियल अकाउंट, वेयरएज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नॉमिनल अकाउंट। इसको इसे कहते हैं समझ के पढ़ना, इसको रट्टा नहीं कहते, लेकिन अपने आप याद रह जाएगा तुमको। पहला नेचर, दूसरा नेचर,
इट इज सिमिलर टू विच बेटा, कैश बुक। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसकी तरह है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल लगा यहां तक, ओके। तीसरा ऑब्जेक्ट, इट्स प्रिपेयर टू प्रेजेंट समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, कितना पैसा आया, कितना गया, कितना बचा, ये रिसीट एंड पेमेंट में दिखेगा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे। ये क्यों बनाते हैं हम लोग, असर्टन का मतलब होता है ढूंढना, टू असर्टन मतलब टू फाइंड आउट। इट इज प्रिपेयर टू असर्टन द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रांजेक्शन, मतलब क्या सरप्लस डेफिसिट, ये ढूंढने के लिए हम ये बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस, रिसीट एंड पेमेंट्स हमेशा ओपनिंग बैलेंस के साथ चालू होगा, इनकम एक्सपेंडिचर का कोई भी ओपनिंग बैलेंस होता नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस सर, इसका कैश इन हैंड, कैश इन बैंक आएगा। इधर क्लोजिंग बैलेंस दो ही चीज आ सकता है, एक तो सरप्लस, नहीं तो क्या, डेफिसिट। पता है इनकम एक्सपेंडिचर से तो आंसर ही वही निकलेगा। रिसीट एंड पेमेंट, ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड बेटा, ठीक है, वेदर इट इज रेवेन्यू और कैपिटल। लेकिन मुझे बताना तो कौन सा रिसीट और पेमेंट सिर्फ रिकॉर्ड होता है इनकम एक्सपेंडिचर में, ओनली रेवेन्यू। दो प्रकार के सर, एक रेवेन्यू होता है और एक क्या होता है, कैपिटल। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दोनों ही होते हैं, सॉरी रिसीट एंड पेमेंट में दोनों ही होते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, रेवेन्यू नेचर। नॉन कैश आइटम कहां पे रिकॉर्ड होगी बोलो तो, सोच के बोलो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन कैश इनकम, नॉन कैश एक्सपेंडिचर जो भी है वो रिकॉर्ड होता है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में नॉन कैश आइटम रिकॉर्ड नहीं होता है। ऑल अकाउंट्स, यस, रियल अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ओरल में पूछा जाएगा। ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिस अकाउंट ओनली कंटेन्स ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू विच अकाउंट बेटा, नॉमिनल अकाउंट। ये तो ठीक है, बैलेंस शीट इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन जब जब इनकम स्टेटमेंट आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑलवेज इसके साथ आएगा, बैलेंस शीट के साथ। ये तो हमने ऊपर पढ़ भी गया था। बैलेंस शीट का एक सवाल है, लेकिन हम हमेशा की तरह, कल हमने एक सम जो किया था, और धीरे धीरे आप उस चीज को डेवलप करोगे अपने कि सम को, एक एक चीज हम आपका बेसिक 12th का मैं कंप्लीट करते जाऊंगा, और जब हम F5 पे आओगे ना, तो इतना तुम कॉन्फिडेंट हो गया सर, अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंट रहेगा। तुमको सीधा F5 बीकॉम पे लेके जाया जाता है, और फिर तब क्या होता है सर, फिर ना कंफ्यूजन होता है, तुम गिव अप कर दे, जैसे सिंगल एंट्री में होता था। बट अभी ऐसे होगा नहीं करके। ये देखो बेटा, ये एक सम है, ये कौन सा अकाउंट दिया है तुमको, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, सम नंबर 9 का। अब आप लोग ध्यान से सुनना, ये रिसीट एंड पेमेंट है, तो इसका नेचर ही था वो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और क्या, नेक्स्ट ईयर, सबका अमाउंट देती। यहाँ पे आपका करंट ईयर क्या है बेटा, 2019, तो ये करंट ईयर है, कितना, 70,000। मुझे बताना इन तीनों में से कौन सा अमाउंट तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड को पोस्ट करोगे, 2000, 3000 की 70,000। वाई 70, क्योंकि देखो ये समझ गया, मार्च 2019 आपका करंट ईयर है, तो 2018-19 ये करंट ईयर है, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 75,000 पोस्ट करोगे या सिर्फ 70,000 पोस्ट करोगे, लॉजिकली समझा ना, 75 भी करते तो भी ये दो क्या कर देते, माइनस, तो अल्टीमेटली कितना जाना चाहिए, ओनली करंट ईयर। इतना समझ में आ रहा है तुमको, वाई, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है, सिर्फ और सिर्फ कौन से वो इनकम या एक्सपेंडिचर लेता है, ओनली फॉर विच ईयर, करंट ईयर। डोनेशन, जब तक कुछ स्पेसिफिकली नीचे एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, लेकिन बोला है डोनेशन आर फॉर 50% डोनेशन आर फॉर विच बेटा, बिल्डिंग फंड। तो अगर आपको ऐसे बता दिया, तो इसको याद रखो कि इसका 50% डोनेशन कैपिटल हो गया, बिल्डिंग फंड मतलब कैपिटलाइज हो गया, और 50% कौन से नेचर का रहेगा, रेवेन्यू। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा नेचर जाता है, सिर्फ रेवेन्यू। तो 15,000 में से 7,500 किधर रिकॉर्ड हो गए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड को, और 7,500 किधर जाएंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी, बिल्डिंग फंड। समझ में आ रहा है क्या, यस। एंट्रेंस फीस कितना अमाउंट दिया है, 1700। वैसे तो ये रिसीट है, लेकिन सर इन्होंने एडजस्टमेंट दिया कि 70% एंट्रेंस फीस शुड बी क्या बेटा, कैपिटलाइज। तो सर आप लोगों को एक कैलकुलेट करना है कि 1700 का 70% तो कैपिटलाइज है, तो 30% क्या रहेगा, रेवेन्यू। तो ये 30% किधर जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड को 1700 में से कितना पोर्शन जाएगा बेटा, ओनली 30%। रिमेनिंग 70% अमाउंट किधर चली जाएगी, बैलेंस शीट लायबिलिटी। समझा क्या मालिक, पहले ना एडजस्टमेंट पढ़ लेना, डायरेक्ट पोस्ट मत करो, इसलिए इसे कहते हैं कि पूरा सम पढ़ने का, घाई मत करो कोई भी लेवल पे। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस, और ब्रैकेट में दिया है रेवेन्यू,
और सर अगर उन्होंने खुद रेवेन्यू वर्ड दिया है तो आप कहां पे पोस्ट करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। टूर्नामेंट रिसिप्ट, और यहाँ पे टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर भी रहेंगे, ये देखो ये। तो इसका कैसे प्रेजेंटेशन होता है पता है बेटा? जो सिमिलर नाम आते हैं ना, तो आप क्या करते हो, एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर साइड है, ये मेरा क्या है एक्सपेंडिचर और ये क्या है इनकम। कितना रिसिप्ट मिला था मुझे? 60,000। कितना खर्चा हो गया? 50,000। तो मैं क्या लिखता हूं इनकम साइड को, 60,000 मिले और 50,000 क्या हो गए? खर्चा हो गए। तो आउटर कॉलम में एग्जैक्ट टूर्नामेंट रिसिप्ट कितना बचा मेरे पास? 10,000। बस ऐसे प्रेजेंटेशन कर। आपको कंफ्यूजन हो रहा, टेंशन मत लो, आपने 60 इधर लिखे 50 उधर लिखे तो भी आंसर 10,000 नेट बचने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रिसिप्ट साइड तो डन हो गया। ओके, रिसिप्ट साइड तो डन हो गया इस सब का। अब मुझे बताना ये बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट किधर जाता? आप बोलोगे बैलेंस शीट लायबिलिटी, ढोक लो, ये पेमेंट है। पेमेंट मतलब यहाँ पे आपको इसलिए से नहीं कि बैलेंस शीट लायबिलिटी को डाल दो, ढोक लो। पेमेंट साइड मतलब ये रीपेड है, रीपेड मतलब ये कहीं पे भी आएगा नहीं, विषय खत्म। उन्होंने शायद ओपनिंग बैलेंस शीट दिया होगा, देखते हैं। रीपेड मतलब खत्म हो गया, ये तुम्हारा पिछले साल का लायबिलिटी था, इस बार तुमने क्या कर दिया? पेड कर दिया। सैलरी किधर जाएगा? एक्सपेंस। जो इजी वो तो बताओ। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस किधर जाएगा? एक्सपेंस। म्यूनिसिपल टैक्सेस, एक्सपेंसेस। स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का परचेस किया बेटा? 50,000। इसमें एडजस्टमेंट होगी, मैं समझाता हूं क्या है आराम से। जनरल एक्सपेंस, ये सो स्टार मार्क करके रखता। जनरल एक्सपेंस किधर जाएगा? एक्सपेंस। बिलियर्ड एक्सपेंस, एक्सपेंस। रिपेयर्स ऑफ ग्राउंड, एक्सपेंस। टूर्नामेंट एक्सपेंस मैंने बता दिया, इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया, तो एक्सपेंस साइड को मत डालना, इनकम में से ही माइनस करके नेट लिख दिया आपने। बैलेंस कैरिड डाउन, ये दोनों आइटम किधर चला जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड को। इतना पता है आपको? बोलो यस और नो? यस। पहला एडजस्टमेंट तो हमने डन कर लिया, दूसरा डन कर लिया। सब्सक्रिप्शन 500 रुपया उन्होंने बोला है 2016-17 और 1,000 रुपया 17-18 आर स्टिल इन क्या? अरियर्स। अरियर्स मतलब क्या बेटा? आउटस्टैंडिंग, पेंडिंग है करके। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का था, देखो 2000, ये जो है ये आप क्या करोगे बेटा? आपका जो करंट ईयर का बैलेंस शीट है ना बेटा, उस बैलेंस शीट में दिखाओगे अभी अरियर करके। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमेशा, इनकम आउटस्टैंडिंग कहां पे दिखता है? असेट की लायबिलिटी। जरा सोच के बताना मुझे। जब खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी दिखता है, लेकिन इनकम आउटस्टैंडिंग है तो कहां पे दिखता है? हमेशा असेट साइड को। ठीक है, ये थोड़ा स्टार मार्क करो। अब बेटा मुझे बताना, ये आपको बैलेंसेस दिए 1/4/2018, मतलब कौन सी बैलेंस शीट है ये? ओपनिंग। जरा आप टी फॉर्मेट में इसे बनाने की कोशिश करो। बिल्डिंग फंड किधर जाएगा? असेट की लायबिलिटी। लोग बिल्डिंग देख के बोल रहे हैं सर असेट को जाएगा, अबे ढोकलो, वो बिल्डिंग नहीं है, वो क्या है? बिल्डिंग फंड है, और बिल्डिंग फंड है इसलिए वो कहां पे लिखा जाएगा? लायबिलिटी। बोलो यस और नो? यस। बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पे आएगा? लायबिलिटी। लैंड कहां पे आएगा? असेट। स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000 असेट, ओपनिंग का था, ये ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन उस साल, अब सब्सक्रिप्शन मतलब क्या सर? इनकम, और इनकम आउटस्टैंडिंग तो ओपनिंग बैलेंस शीट के कौन से साइड को आएगा? असेट साइड को। तो सर मैं क्या करता हूं पता है? ये मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई। ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो, क्या बिल्डिंग फंड मैंने लिख दिया 47,000? यस सर, ये लायबिलिटी साइड को ही आता। क्या मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दिया 32,000? यस सर। क्या मैंने लैंड लिख दिया 1,50,000? यस सर। क्या मैंने स्पोर्ट्स मटेरियल लिख दिए 30,000? यस सर। सब्सक्रिप्शन 2,500 और 4,000, ये भी आपके असेट साइड को ही आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा था बेटा कि जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हो तो रिसीट एंड पेमेंट का, ये तो थोड़ा एडवांस समय, थोड़ा एडवांस है, ज्यादा नहीं, ये जो ब्रॉट डाउन वाला बैलेंस है ना, ये भूलना मत। ये ब्रॉट डाउन वाला बैलेंस मतलब तुम्हारे क्लोजिंग जो ओपनिंग बैलेंस शीट है ना, उसके असेट साइड को आएगा ये चीज, इसीलिए ये 5,000 आपने कहा लिए पता है? ये 5,000 बच्चे ना इधर भूल जाते हैं और इसी से पूरा गेम शुरू हो जाता है पेपर में कंफ्यूजन का। ये 5,000 बच्चे लेते नहीं क्योंकि एडजस्टमेंट में नहीं दिया, और एफआई बीकॉम को ऐसे ही सम है। आपको समझना था रिसीट एंड पेमेंट कौन सा? कैश बुक जैसा है ना, उसके क्लोजिंग का कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कहां पे डालते हैं आप? क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड को। तो ओपनिंग का कैश
ब्रॉट डाउन है वो भी तो किधर तो रहेगा, वो किधर का रहता, ओपनिंग बैलेंस शीट का असेट साइड। और इसीलिए ये जो 5,000 भले इन्होंने यहां पे नहीं दिया, लेकिन आपको पता था कि यही 5,000 वो ब्रॉट डाउन है, इसलिए आपने यहां पे लिया। थोड़ा बहुत समझा क्या? बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है ओके होगा, लेकिन आप ये सम पूरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना। हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते बताओ जरा? क्योंकि हमको कैपिटल ढूंढना होता है। कौन सा फंड ढूंढना होता है? कैपिटल फंड। तो आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो FY बीकॉम लेवल पे, CA लेवल पे, तो आप क्या करना, इस सब टोटल में से दो टोटल माइनस करोगे तो 1,12,500 यह आंसर आएगा। और ये आप कहां पे पोस्ट करते बेटा? आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहां पे। तो ये क्वेश्चन मार्क था, आपको कैपिटल फंड इस सब में दिया गया नहीं था। आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट में से क्या माइनस किया? लायबिलिटी। तो जो आंसर मिला वो तुम्हारा क्या था? कैपिटल फंड। बोलो समझा यहां तक? थोड़ा बहुत? यस सर, मैं सभी कराने वाला हूं, लेकिन अब तो मैं से आपको ओवरव्यू दे रहा हूं करके कि यही एक चीज थी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का क्या हो जाएगा बेटा? ऐड। और दूसरा किधर जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड को, क्योंकि इनकम आउटस्टैंडिंग है। क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट मटेरियल 8,000। अब ये क्या विषय पता है क्या? बताता हूं। ओपनिंग स्पोर्ट मटेरियल कितने का था? 30,000 का। मैं बता रहा हूं, ये मैं ही बताता हूं आपको, समझो। इस साल परचेस किया, कितना परचेस किया था? बोलो तो कितना परचेस किया स्पोर्ट्स मटेरियल? 50,000। तो ओपनिंग था सर 30,000 रुपए का, इस साल मैंने परचेस किया 50,000, और मुझे कहा जा रहा है कि क्लोजिंग में कितना बचा हुआ है? 8,000। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं और एक कहानी बताता हूं। किसी बच्चे के पास 10 चॉकलेट थी, वो जब स्कूल में आया तो उसे 15 चॉकलेट दी गई, लेकिन अब वो घर पे जा रहा है तो उसकी जेब में सिर्फ 5 चॉकलेट है। सवाल ये पूछा कितनी चॉकलेट्स उसने खाई रही? बताओ। जब वो स्कूल में आया तो मम्मी ने ऑलरेडी 10 चॉकलेट जेब में डाली थी, स्कूल में टीचर ने 15 चॉकलेट दी, जब वो स्कूल से जा रहा है तो उसके जेब में 5 चॉकलेट बची है। कितनी चॉकलेट खाई? 20 चॉकलेट खाई ना। इट इज कॉल्ड कंज्यूम। इसे क्या कहते हैं? कंज्यूम। और ये कहां पे जाता है? इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर मतलब कंज्यूम कर लिया, बराबर है। 30,000 का स्पोर्ट मटेरियल था, 50,000 का खरीदा, 8,000 का बचा है, तो कितना कंज्यूम किया रहेगा? 72,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल क्या किया रहेगा? कंज्यूम किया रहेगा। और ये कंज्यूम किया हुआ कहां पे जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड को। सर बहुत सिंपल सी बात है। सर वापस एक बार बताओ ना, ये आपको कैसे समझा? ये और ये 8,000 कहां पे जाएगा सर? 8,000 चला जाएगा बैलेंस शीट के कौन से साइड को बेटा? असेट साइड को। स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो 8,000 तो बैलेंस शीट के असेट को जाएगा। जितना बचा है आपने क्या ढूंढना है? कितना खाया, कंज्यूम किया है। तो सर ये जो मैं बच्चे का एग्जांपल दे रहा हूं ना, ये 5 चॉकलेट तो बैलेंस शीट के असेट साइड को चले जाएगा। दिन भर में बची तो 5 चॉकलेट उसका असेट है, लेकिन खाया कितना? 20। ये कैसे तुमको समझा? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग में 10 चॉकलेट थी, 15 परचेस किया, 5 बची है, तो खाई कितनी? 20 चॉकलेट। वैसे ही देखो यहां पे आपको आंसर के फॉर्मेट में बताता हूं, इन्होंने क्या किया, ये तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, वो क्या कर रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, इधर गया 8,000, ये वही समय क्या? दूसरा सम आ गया ना, वही बोला। एक मिनट, सम नंबर कौन सा था? 9। हाँ, ये वाला है। हाँ, ये देखो तुम्हारे स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना था बेटा? 30,000। तुमने कितना परचेस किया? 50,000। तो टोटल कितने हो गए? 80,000। बट तुमको बोला गया क्या कि कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है एंड में? सिर्फ 8,000। तो इतनी चॉकलेट थी, इतनी खरीदी और इतनी बची हुई, तो खाई कितनी? तो 80,000 में से जब 8,000 माइनस किया तो ये क्या आ गया बेटा? स्पोर्ट्स ऑफ मटेरियल क्या बेटा? कंज्यूम। इसे कहते हैं, ऐसा इसका ट्रीटमेंट होता है, डरो मत, एकदम सिंपल है। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्या? क्लोजिंग। ये फॉर्मूला आता है। और जो इन शॉर्ट अगर मैं आपको ऐसे कहा तो डिफिकल्ट लगता है, मैंने क्या कहना चाहिए बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वही चॉकलेट आई जो बच्चे ने खाई रही। तो 10 चॉकलेट बच्चा लेके आया था, 15 बच्चे ने खरीदी और 5 बची हुई है। ओपनिंग चॉकलेट 10,
परचेस 15 एंड क्लोजिंग चॉकलेट 5, तो कितनी खाई? 20। तो इनकम एक्सपेंडिचर को कितना जाएगा? 20 कंज्यूम, और वो 5 किधर जाएगा? असेट साइड को। वैसे ही सर यहाँ पे सम है, सम में आपको क्या बोला है? वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल कितना था बेटा? 8000। ओपनिंग कितना था बताओ? तो ये देखो ओपनिंग यहाँ पे दिया है, ओपनिंग कितना था स्पोर्ट्स मटेरियल? 30। खरीदा कितना था? 50। 30 प्लस 50 80, बचा कितना है? 8। तो कंज्यूम कितना क्या रहेगा? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, 30 प्लस 50 माइनस 8, तो बचा हुआ किधर जाएगा? वो कंज्यूम वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, और 8000 कहां पे आएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड को। ये देखो स्पोर्ट्स मटेरियल, और उस पर डिप्रिसिएशन दिया है तो वो लगाने का, बाकी कुछ नहीं। समझा वाले? ये सम थोड़ा लेवल एडवांस था, थोड़ा नहीं बहुत एडवांस था। एफआई बीकॉम को या फाउंडेशन को ऐसे ही सम रहेंगे, लेकिन आपको इसमें लिंक लगाना पड़ेगा। आपने पहली चीज, आपको फॉर्मेट बनाते आ जाएंगे, पोस्टिंग करते आ जाएगा, बोलो यस और नो। तो इतना फॉर्मेट और पोस्टिंग करना शुरू करना है, बाकी का अपन देखेंगे। इसका पहले आप फोटो निकाल लो, फोटो निकालो फटाफट से। क्लियर नहीं दिख रहा है थोड़ा? ये हटा दो, कलर हटा दूंगा कि वहां से प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं यहां से ही कलर हटा दूं, एक मिनट। अभी दिख रहा है क्या? यस भाई। चलो इसका एक बार फोटो खींच लो, फिर एडजस्टमेंट का फोटो देता हूँ। सारे अमाउंट क्लियर आने चाहिए, दिख रहा है? जिसका क्लियर आए फोटो ग्रुप में भेज दो। डन। चलो ऑनलाइन वाले यहाँ तक ही था, आपको भी ये सम सॉल्व करना, आप स्क्रीनशॉट खींच लो, ट्राई करो। नहीं हुआ तो अपन करेंगे, तो 12वीं का सम है, आपको आना ही चाहिए। एडजस्टमेंट भी आप स्क्रीनशॉट खींच लेना। खींच लो फोटो। अरे सॉरी, एक मिनट, फटाफट खींच लो, चलो फटाफट। ये वाला फोटो खींचो, मैं सम का भी फोटो देता हूँ। ये हो गया डन? ओके एक मिनट, ये एडजस्टमेंट है, और क्वेश्चन भी लेके आता हूं मैं, एक मिनट। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन खींच लेना फोटो अपने ऐसे। हाँ। ये क्वेश्चन, चलो डन, करो सॉल्व अभी। हो गया क्या? अरे हाँ या ना? ओके, ऑनलाइन वाला आप भी करो, ये सम सॉल्व करना है आपको। आंसर का भी फोटो दोगे? हाँ बेशर्मो, थोड़ा तो शर्म करो। चलो आंसर का फोटो निकाल लो, क्या पता कहीं पे काम में आ जाए। स्क्रीनशॉट निकाल लो आंसर का भी। कितने होशियार है, किसी को जरूरत नहीं, बोल सर यही छाप के चले जाएंगे हम। अरे ले लो अभी, क्या ही है, 12वीं का तो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं अपन, है ना? कौन पे इधर क्या डर नहीं है, गलत हो सही हो। निकाल लिया ना फोटो? ओके, बैलेंस शीट। ये दिखेगा ना ऐसे? ओके चलो डन, हो गया। और इसका भी भाई, ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे, उसका भी आंसर निकाल लो, क्या बाद में रोते रहोगे? ये वर्किंग नोट से काढून देगा। ये 12th का सम है भाई, तो तुम लोगों को एटलीस्ट आना चाहिए, क्योंकि 12th में तो किया ही होगा। अच्छी बात है, तो बीकॉम में हम और अच्छा करेंगे। चलो थैंक यू।